नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा सामाजिक विज्ञान की हमने आपको तैयारी करवानी शुरू कर दी है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 सर पे है और कक्षा 10 के विद्यार्थियों मैं A to Z चीजें आपको बताता चलूंगा और जितना सिलेबस मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर आपका एग्जाम नहीं जाएगा। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपके यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के चैप्टर से, और आज हम आपको अतिलघुत्तरी, हालांकि अतिलघुत्तरी का अति कट के लघुत्तरी शेष बचा है, यानी आपको ये प्रश्न नहीं पढ़ने हैं ऐसे नहीं आएंगे। लेकिन 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 मेरे बात गौर से सुनिए जरा, अगर मेरी बात आप मानते हैं तो ही आप सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो ही आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। देखो ये जितने भी प्रश्न हम आज लाए हैं ये 2022 से पहले सारी एग्जाम में 2022 में भी आ चुके हैं और सारे एग्जाम में आ चुके हैं। अब रही बात ये कि सर आप अतिलघुत्तरी क्यों पढ़ा रहे हैं जब आने नहीं है, हाँ मैं बताऊंगा। इन्हीं अतिलघुत्तरी से आपके बनेंगे बहुविकल्पीय, क्या बनेंगे? इन्हीं अतिलघुत्तरी से आपके MCQ बनेंगे, गारंटी है हमारी, क्योंकि कल जितने MCQ पढ़ाए थे इस चैप्टर से वो काफी नहीं है आपके लिए, यहां से भी आपके MCQ बन जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आपको जुड़ना है तो रेगुलर जुड़िए हमारे साथ, ऐसा नहीं है एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप गायब हो जाएं तो आपकी तैयारी पूर्णतया नहीं हो पाएगी और आप जो 70 में 70 का सपना लिए घूमते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 में आया, 18 में आया और 22 में आया और 23 में आने की संभावना है। यहां पर जितने भी प्रश्न उठाए गए हैं ये कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यूरोप में सन 1919 से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल थी। क्या थी? यूरोप में 1919 ईस्वी से 1939, अब ये लघुत्तरी आपका बन सकता है क्योंकि लघुत्तरी का 80 शब्दों में आपको बयान करना है और इसमें आपके 10-20 शब्द तो है ही, तो आपको लघुत्तरी भी आ गया तो उसमें भी इतना लिखने के बाद आप थोड़ा बहुत बना के लिख के 80 शब्द पूरे कर देंगे। यूरोप में 1919 और 1939 इन 20 वर्षों में, इस 20 वर्षों की अवधि विकास और परिवर्तन का काल थी और इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को क्या कहा गया? यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। यानी अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यह बन रहा है कि यूरोपियन राष्ट्रवाद का समय क्या था, यूरोपियन राष्ट्रवाद के उदय का समय क्या था? तो आप लिखेंगे 1919 से 1939। अगला प्रश्न यह बनेगा कि यूरोपियन राष्ट्रवाद कितने वर्षों की अवधि थी? 20 वर्षों की थी। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को क्या कहा गया? यूरोपियन राष्ट्रवाद कहा गया। तो तमाम प्रश्न ऐसे यहां से बनेंगे ऑब्जेक्टिव। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ प्रमुख बदलाव क्या था? यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ प्रमुख परिवर्तन क्या था? CBSE एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ बदलाव निरंकुश राजतंत्र का विरोध तथा गणतंत्र के प्रति बढ़ता लगाव था। मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी भी PDFs हैं बस एक जगह से आपको मिल जाएंगी। अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखें तो भी आप PDF पूरी पा सकते हैं। कैसे? चलिए मैं एक बार आपको ले चलता हूं कि कहां से आप डाउनलोड करेंगे, बस हमको 30 सेकंड का समय दीजिए। देखिए बच्चों, जब भी आप modelpaper.info डालते हैं, modelpaper.info ये जैसे ही आपको डालना है फिर तुरंत आप सर्च में जाएंगे तो मॉडल पेपर 2023 का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा होम पेज पे कहीं नहीं क्लिक करना। ये बस सोशल साइंस PDF नोट्स 2023 सबसे ऊपर, इसीलिए कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। नहीं, इधर उधर मुझे भटकाना नहीं, आप सीधे जाओ, सीधे यहां पे क्लिक करो और जैसे ही क्लिक करोगे कुछ पॉपअप खुलेगा। आप चाहे तो बंद कर सकते हैं इसको, फिर यहां पर देखेंगे आप पेज खुल जाएगा और ये रहा आपका चैप्टर। डेस्कटॉप मोड में जाएंगे तो बेहतर रहेगा। चैप्टर 1
के आपको सोशल साइंस के यहाँ पे एमसीक्यू हैं। इसके बाद ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद इसी के नीचे क्रम से आपको सारे पीडीएफ मिलते चले जाएंगे, बस यही आना है, ठीक है। तो बस अब ऐसे डाउनलोड करना है। तो यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। निरंकुश राजतंत्र का विरोध तथा गणतंत्र के प्रति बढ़ता लगाव था, ठीक है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है कि जब यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक दृश्य में क्या बदलाव हुए थे, तो जब यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो क्या हुआ कि निरंकुश जो राजतंत्र, पहले जो राजा महाराजाओं के आदेश चला करते थे कि भाई फलाने को फांसी दे दो, तो फांसी हो जाती थी, है उन्हें, उनका मर्डर कर दो, हो जाता था, उनको हाथी पांव नीचे कुचलवा दो, वो कुचलवा दिए जाते थे। तो ये था निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश मतलब जिस पर कोई लगाम न हो, जिस पर कोई अंकुश न हो, अपने मन का, अपने मर्जी का कार्य करता रहे, वही होता है निरंकुश। तो क्या हुआ था, इस निरंकुश राजतंत्र का विरोध हुआ था क्योंकि राजा महाराजा बहुत खराब हुआ करते थे। और इसके बाद गणतंत्र के प्रति बढ़ता लगाव था, यानी परिवर्तन ये हुआ कि गणतंत्र के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा रहा। और वहाँ जैसे इस समय हमारे देश में गणतंत्र है, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर गणतंत्र का बढ़ावा हो रहा था, यानी गणतंत्र के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था प्रत्येक व्यक्ति का। तीसरा प्रश्न आपका है, फ्रांसीसी क्रांति की उस घटना का वर्णन कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, देखो जहाँ पे जैसा प्रश्न है मैंने वो उसके सामने लिख दिया है कि ये आया हुआ प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी आए हुए हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही। फिलहाल अब मैं अनर्गल प्रश्नों की श्रृंखला नहीं लेके आ रहा हूं, छंटे हुए सारे प्रश्न हैं, इनमें कोई प्रश्न आपको नहीं छोड़ने हैं। फ्रांसीसी क्रांति की उस घटना का वर्णन कीजिए जिसने यूरोप के अन्य भागों में रहने वालों के लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अगर आपको टॉपर बनना है तो मतलब यही है कि आपको मेन माल निकाल के खाना होगा, ये समझिए, माल पढ़ना होगा, माल चीजें। फ्रांसीसी क्रांति की उस घटना का वर्णन कीजिए जिसने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। तो फ्रांस की वो कौन सी घटना थी? फ्रांसीसी क्रांति में उभरे नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये एक नारा उभरा था, ने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले लोगों, ठीक है, वालों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। यानी यहां प्रश्न ही क्या बना कि उसका वर्णन कीजिए जिसने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अब आप यहां पर बना के भी लिख सकते हैं, इतनी लाइन से आप 80 नहीं 100 शब्द लिख सकते हैं अगर आप में दिमाग थोड़ा सोचने की क्षमता है। यहां पर क्या लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में एक नारा उभरने लगा था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समानता चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को बंधुत्व चाहिए। और ये नारा इतने जोरों से फैला था कि पूरे यूरोप के सभी भागों में ये नारा फैल गया था और रहने वालों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का यह नारा प्रेरित करने लगा था और सभी आगे बढ़ रहे थे संघर्ष करने के लिए। तो बड़ा लंबा इसको खींच सकते हैं आप। सामाजिक विज्ञान का मतलब है लिखते जाओ, बस लिखते जाओ और सही सही लिखते जाओ, ठीक है, अपनी हिसाब से बातें लिखते जाओ। तो ये हो गया। तो अभी इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा तो यही पूरे ऑप्शन रख दिए जाएंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, चूंकि सीबीएसई में आया है तो इंपॉर्टेंट है, ये बात है। बाकी आपको तो यूपी बोर्ड से मतलब है ना, तो यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पे लिखा गया। 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। ऑब्जेक्टिव में भी यही बात पूछी जा सकती है कि कब घोषित किया गया था। 1861 को इटली का राजा किसे, एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? तो इमैनुअल सेकंड को, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2015 में पूछा गया प्रश्न। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था फ्रांस से राजतंत्र समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना। सिंपल सी बात है, ठीक है। फ्रांस से राजतंत्र को समाप्त करके वहां लोकतंत्र की स्थापना करना ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मेन मोटो था, मेन लक्ष्य था।
संपूर्ण यूरोप में 1830 से लेकर के 1848 में शिक्षित अभिजात वर्ग के मध्य राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली घटना का नाम बताइए। यानी जो इन 18 वर्षों में हुई वो कौन सी घटना थी? संपूर्ण यूरोप में 1830 से 48 में शिक्षित अभिजात वर्ग के मध्य राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली घटना यूनान का स्वतंत्रता संग्राम थी। कौन सी थी? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब आपसे पूछा जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम की घटना यूरोप में कब घटी? तो 1830 से 48 के मध्य। रूपक से क्या अभिप्राय है और इसका एक उदाहरण भी दीजिए। सीबीएसई में ही आया क्वेश्चन है। किसी अमूर्त विचार, स्वतंत्रता या मुक्ति की भावना को किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करना ही रूपक कहलाता है। भारत माता एक रूपक का उदाहरण है। जैसे आप रूपक अलंकार पढ़ते हैं। हाँ, इससे याद आया कि हिंदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से पढ़ते रहिए। तो भारत माता रूपक का एक उदाहरण है। अमूर्त विचार, अमूर्त यानी काल्पनिक विचार, स्वतंत्रता तथा मुक्ति की भावना को किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करना रूपक है। भारत माता एक रूपक है, कोई देवी नहीं है जो प्रकट हुई थी। ये एक रूपक बनाया गया है और ये यहाँ पर इन भावनाओं को, अपनी भावनाओं को उनके माध्यम से व्यक्त किया गया है। ये भारत माता एक रूपक का उदाहरण है। और 1832 की उस संधि का नाम लिखिए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। तो 1832 में हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि। अब आपसे यहां ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में। तो 1832 में हुई कुस्तुनतुनिया की संधि ने आपके यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। और 9 प्रश्न नंबर है कि जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? यानी जर्मनी का सम्राट जब घोषित किया गया तो कौन सा समारोह था? वर्साय का समारोह था। अथवा जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? तो जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम को, किसको? काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। और यूपी बोर्ड में भी प्रश्न आया, ये सीबीएसई बोर्ड में भी यही प्रश्न आया है। इनसे ये पता चलता है कि जो सीबीएसई में आए हैं देखो वो भी यूपी बोर्ड में आता है और इंपॉर्टेंट है। 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी आपका सीबीएसई 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 1815 के बाद देखो, शेयर कर दो भाई। और लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी भी हम वही लाएंगे जो आपके एग्जाम में सेम रखे हैं, ये समझ लो। 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य गुलामी से मुक्ति पाकर स्वतंत्रता की, गणतंत्रता की स्थापना करना था। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखना है। 18 में आया और 20 में आया। तो इटली के एकीकरण में मैजिनी, कावूर और गैरीबाल्डी, ये 3 ऐसे नाम हैं। मैजिनी, कावूर और गैरीबाल्डी, ये 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूपी बोर्ड 2018-20 दो बार आया हुआ प्रश्न है और 23 में आने की संभावना है। इटली 1868 के स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्वानों का मुख्य विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्वानों का विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? रिवोल्ट का विद्रोह जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1868 के स्कॉलर्स रिवोल्ट का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी एकाधिकार एवं ईसाई धर्म के प्रभाव को कम करना था। ठीक है, रिवोल्ट यानी विद्वान कह सकते हैं, हटा दो इसको, अब समझ में आया। तो 1868 के स्कॉलर्स रिवोल्ट का, स्कॉलर्स मतलब होता है विद्वान रिवोल्ट का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी एकाधिकार एवं ईसाई धर्म के प्रभाव को लेस कर देना था, कम करना था। कार्बोनरी क्या थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023।
कार्बोनरी क्या थी और इसका मुख्य उद्देश्य? कार्बोनरी जो थी वो इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का मुख्य एक गुप्त संगठन था कार्बोनरी, और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशियों को इटली से निकाल बाहर करना था। यूरोप के राष्ट्र राज्य से क्या आशय है? यूरोप में राष्ट्र प्रेम और भक्ति पर उदित हुए राज्य को राष्ट्र राज्य कहा गया। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी शासनिक सत्ता जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुश कहा जाता है। और निरंकुश मतलब वो अपने मन का राजा होता है और वो जिसे चाहे जैसा चाहे दंड दे सकता है, जिसे चाहे जैसा चाहे वैसा पुरस्कार दे सकता है, उस पे किसी भी प्रकार का जोर दबाव नहीं हो सकता है, जिसे चाहे जिसका चाहे घर फुंकवा सकता है, जिस देश को चाहे उस देश को उड़वा सकता है, कहीं पर कोई भी उस पर शासन नहीं होता है, इसीलिए उसको निरंकुशवाद कहा जाता है। जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह बताइए। तो प्रत्यक्ष मतदान की एक विधि जिसके द्वारा लोगों से किसी भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाया जाता है, यानी प्रत्यक्ष मतदान की वो एक विधि होती है, सामने मतदान होता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह कहलाती। जैसे कहते हैं कि भैया कितने लोग सहमत हैं, जरा हाथ उठाओ, है ना, तो ये होता है जनमत संग्रह। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहां हुआ था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यूपी बोर्ड 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। वियना, अब यहां पे तमाम प्रश्न बनेंगे कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में। कहां हुआ था? वियना में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। बिस्मार्क कौन था? जबरदस्त प्रश्न है, 17 और 20 में यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न कि बिस्मार्क कौन था, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, यानी अर्थात जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो ऑटो वान बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क जो था वो प्रशा का चांसलर था और जर्मनी के एकीकरण में उसका सबसे बड़ा योगदान था। में यहां पे लिख दीजिएगा, जर्मनी के एकीकरण में उसका सबसे बड़ा योगदान था। मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो उसका मुख्य योगदान क्या था? 20 में आया हुआ प्रश्न है। मार्टिन लूथर जर्मनी का एक समाज सुधारक था। उसका मुख्य योगदान प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना करना था। यातना शिविरों का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यातना का अर्थ होता है पीड़ा, ठीक है। यातना का अर्थ क्या होता है? पीड़ा होता है। यातना शिविरों से क्या अभिप्राय है? यानी यातना शिविरों से अभिप्राय उन शिविरों यानी जेलों से है जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद में रखा जाता था और उन्हें भांति भांति से यातनाएं, पीड़ाएं, दर्द दिया जाता था, उनको पेन दिया जाता था। यही थे यातना शिविर। नहीं, आपका कोई जुर्म नहीं है, आपका कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको बंधक बनाया जाता था, बांध करके उन जेलों में, उन शिविरों में रखा जाता था। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, जैसा जिसको चाहें जाओ इसे यातना शिविर में डाल दो। क्या बात है, यातना शिविर में डाल दो, ऐसा होता था उस समय। तो फ्रांस की क्रांति के दो बहुत बड़े कारण बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए बेस्ट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड 14, 17 और 18, 20 में आया है। 2023 में मैं लिख देता हूं, 2023 में भी आएगा, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम क्या थे? ऑस्ट्रिया का एकीकरण था, फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर समाजवाद की स्थापना। अब इसी को आप लघुत्तरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया का एकीकरण हेडिंग बना सकते हैं और इसके आगे आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर समाजवाद की स्थापना, दूसरी हेडिंग ये बना सकते हैं और हेडिंग के अंतर्गत भी चीजें सम्मिलित कर सकते हैं और उसमें बना के भी लिख सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं तो अतिलघु उत्तरी से लघु उत्तरी बन जाएंगे और अतिलघु उत्तरी से बहुविकल्पीय बन जाएंगे। और अगर आप लघु उत्तरी याद करते हैं तो उनसे भी अगर आप बुद्धि लगाएंगे, मैं बताऊंगा वो चीजें, जब बुद्धि लगाएंगे तो लघु उत्तरी से आप दीर्घ भी बना सकते हैं। बस आपके पास थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं दो दार्शनिकों के नाम बताइएगा, वाल्टेयर और रूसो,
ठीक है। ये दो कौन थे? ये दार्शनिक थे। रूसो महान दार्शनिक, वाल्टेयर भी महान दार्शनिक थे। 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप, मैंने जैसा बताया, ये सारे क्वेश्चन, आप 22 क्वेश्चन हैं, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना है। मिलेंगे हम कल आपको फिर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ, लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ मिलते हैं और फिर दीर्घ उत्तरीय कराएंगे। इस बार अति लघु उत्तरीय को हम बहुविकल्पीय में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे और आपको अति लघु उत्तरीय नहीं पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल इसमें आप पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये बताना था कि यहाँ से भी अगर आपकी बुक में अति लघु उत्तरीय हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में अति लघु उत्तरीय हैं, तो उन्हें बिल्कुल मतलब छोड़ना नहीं है। उन्हें भी उसी तरह पढ़ना है जैसे आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जैसे आपके लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं। ओएमआर शीट पे आपको 4 खाने होंगे और जो सही होगा उसका गोला भरना होगा। इस बार यही नियम है और आपकी कॉपी भी कंप्यूटर से चेक होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हिंदी लगातार चल रही है, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ।